जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर दूसरे का आपका 7वां खंड, ठीक है, 7वां प्रश्न जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को पकड़ बनाएंगे। मात्र 4 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है एक नाव पुल की ओर आ रही है, ठीक है, एक नाव है जो पुल की ओर आ रही है। ध्यान से देखना समझो, यह हमारा क्या है, नाव है, ठीक है, और यह हमारा क्या है, पुल है। तो यह नाव किधर जा रहा है, पुल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह समझा रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। यह हमारा एक नाव है, समझो, ठीक है। सॉरी, यह हमारा क्या है, पुल है। यह हमारा क्या है, पुल है, और यहाँ पर क्या है, हमारा नाव है, ठीक है। यहाँ पर हमारा नाव है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा जाता है, यानी कि इस नाव से किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण क्या देखा जाता है, 30 अंश देखा जाता है। तो इसको मिला देते हैं, यह हमारा 30 अंश हो गया, ठीक है। यहाँ पर नाव था, ठीक है, इसका पुल का उन्नयन कोण कितना देखा जाता है, 30 अंश। आगे बढ़ते हैं। नाव के उसकी चाल से 4 मिनट पहुंचने के पश्चात, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नाव के उसी चाल से, आपका चाल बदल नहीं रहा है, यानी कि चाल हमारा क्या है, स्थिर है। जो यह पानी का चाल है, यहाँ जो नाव है इसका कुछ स्पीड होगा, चाल होगा, तो उसी चाल से कहीं और जा रहा है, ठीक है। 4 मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है जब यहाँ पर आपका नाव आता है, तो ठीक है। तो उसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 60। मान लेते नाव यहाँ पर था, तो यहाँ पर आया है, तो इसका उन्नयन कोण कितना बना है, 60 अंश, ठीक है, 60 अंश। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह डायग्राम समझ में आया। यह नाव बनाकर समझाए हैं, यह पानी है, ठीक है। जो नाव का चाल है समान है, जिस चाल से यह चल रहा है उसी चाल से यहाँ तक, यानी कि जो चाल है हमारा दोनों के लिए समान है। तो कह रहा है क्वेश्चन, नाव को मानते हैं, नाव ए को पुल, ठीक है, पुल मान लेते हैं सी। नाव ए को सी तक, यानी कि पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यह ए हो गया और यह बी हो गया, सी, और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। चित्र समझ आ गया, आगे चलते हैं। तो ज्ञात करना है कि ए को सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम। तो हल करते हैं। ज्ञात करना है नाव को पुल पहुंचने में लगा समय, यानी कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना सी डी क्या है, आपका पुल है, ठीक है। पुल की ऊंचाई क्या, h मीटर, ठीक है, h मीटर मान लेते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या माने, 4 मिनट। यह 4 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। यह क्या लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, दूरी नहीं दिया है, ठीक है ना, यानी कि टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी को यक्स मान लेते हैं, और यहां से यहां तक बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, या तो पूरे को यक्स मान लो, ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यक्स माइनस के BC, ठीक है। यक्स में से BC को घटा देंगे, सॉरी किसको घटा देंगे, AB को घटा देंगे, यक्स में से AB को घटा देंगे, तो यहाँ पर BC का मान पता हो जाएगा। अब नहीं समझ में आया है तो यहां से देखना, ठीक है। त्रिभुज डी
DCA में, DCA में तो त्रिभुज DCA क्या कह रहा है कि टेन DCA में जा रहा है तो 30 अंश इक्वल में लंब बट्टा इसको यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका यच है ना, यच लंब बट्टा आधार कितना है यच है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3 यच अपान में यक्स, यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा √3 यच। और यक्स क्या है आपका, यक्स क्या है दूरी है, ठीक है। यक्स क्या है आपका दूरी है, सही है निखिल। यक्स क्या है हमारा दूरी है। पुनः त्रिभुज DCB में जब DCB में चलेंगे तो 60 अंश बराबर में लंब बट्टा आधार क्या है आपका यक्स माइनस के AB है, ठीक है। या तो BC ओनली लिख दो, यही सही है। तो यह हो जाएगा √3 इक्वल में यच अपान में यक्स माइनस के AB, सही है। आगे चले, इसका त्रिज्या गुणा करा देते हैं तो √3 माइनस √3 इक्वल में यच, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां पर यह यक्स है यानी कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 का मान हम क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। रख सकते हो तो रखोगे तो कितना होगा √3 यक्स की जगह पे यक्स बराबर 3h, तो यहाँ पर यक्स है √3 है ऑलरेडी √3 है, यक्स की जगह पे √3 यच और माइनस √3 इक्वल में यच। 3h माइनस √3 और AB नहीं पता यच। अब इस यच को क्या करते हैं इधर लाते हैं। क्यों यह काम कर रहे हैं, क्योंकि एक समझदार को एक तरफ कर देते हैं 3h माइनस यच इक्वल हो जाएगा √3 ठीक है। घटाएंगे तो 2h √3 बताओ यह समझ में आया कि नहीं आया। तो AB क्या है आपका दूरी है, या AB बराबर कितना हो जाएगा 2h √3 जो AB का आपका क्या है दूरी है, यह हमारा क्या है दूरी है ना, यह हमारा क्या है दूरी है। कंडीशन सही है, यह क्या है हमारा दूरी है, ये भी क्या है दूरी है। तो इसका समय पता है, ये भी का समय पता है 4 मिनट। ये भी का जो समय है 4 मिनट लगता है। ये भी का जो समय है वह 4 मिनट लगता है। तो यहाँ से चाल ज्ञात कर सकते हैं क्या नाव का। नाव का तो चाल हमें पता नहीं है, पता नहीं किस स्पीड से चल रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन में यह जरूर बोला है कि समान चाल से। तो लिख देते हैं नाव का चाल, नाव की चाल, ठीक है। नाव की चाल दोनों कंडीशन में आपका समान है तो एक का चाल निकाल लेते हैं। मान लेते इसका चाल निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, तो इसका भी चाल आपका उतना ही होगा जितना इसका होगा। देखिए समझ आ रहा है, जितना इसका चाल होगा उतना ही चाल इसका भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका चाल क्या है समान है। तो नाव की चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी कितना है आपका 2h √3, ठीक है। और समय कितना है आपका 4 मिनट। आपके दिमागों में ये भी चल रहा होगा कि सर जी यस ये भी तो दूरी है, ठीक है, ये भी तो हमारा दूरी है। तो यहाँ क्यों नहीं दूरियां लिए हैं, यह चल रहा दिमाग में, यहाँ क्यों दूरियां नहीं लिए हैं। तो यह यक्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, लेकिन हमें AB का मिनट पता है कितना समय चल रहा है, तो इसका दूरी पता हो जाएगा तो चाल पता हो जाएगा। तो दोनों का समान आपका दोनों का जो चाल है समान है। तो चाल निकाल लेते हैं, हो जाएगा
2 यच। यह क्यों रखे समझ आ गया? क्योंकि इसका हमें समय टाइम पता था। तो 2 हो जाएगा रूट में 3 उड़ते यच, काट देते हैं तो हो जाएगा यच अपान में 2 रूट में 3, यह चाल हो जाएगा। चाल किस में होता है? मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में होता है। और सेकेंड में नहीं चलेंगे, मिनट में चलेंगे, मीटर प्रति मिनट। मिनट में क्यों चल रहे हैं? यूनिट को कन्वर्ट करना भी सीखो। यह 4 मिनट का बात किया है, 4 मिनट का बात किया, 4 ही मिनट है ना, सेकेंड नहीं है, हाँ 4 ही मिनट। तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन वह एसआई पद्धति होता है, ठीक है ना। एसआई पद्धति में बदलेंगे तो यदि इसको 60 से गुणा कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, लेकिन यहाँ मिनट है, मिनट में ध्यान देना, ठीक है। यह दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर लिखे में एक मात्रा का मीटर में, ठीक है, समीकरण 1। और यहाँ पर दूरी मीटर में होता है, मीटर में होता है समीकरण 2, समीकरण 2 माने थे ना, समीकरण 2 यहाँ पर है, सही है। यह हमारा दूरी था। चाल निकल गया, चाल निकल गया। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा? नाव, नाव की चाल निकला है ना, नाव की चाल। तो नाव का लिखेंगे, नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है, समय निकालते हैं तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो चाल आपका समान है, कितना रहेगा? यच 2 रूट में 3, लेकिन दूरी कहाँ से पता करेंगे? एसी का दूरी पता रहेगा तभी ना पता होगा। अभी तक हमके इतना दूरी पता था, एसी का दूरी कितना है? एसी का मान निकाले हैं? एसी का मान निकाले नहीं है, दूरी का इतना नहीं है, नहीं मखलूक। यह हमारा एसी का काम करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी यक्स माने है ना, तो यक्स का मान निकाले हैं। यक्स का मान कितना है? अंडर रूट में 3 एच। यह समझ आ रहा है क्यों रख रहे हैं? यह समझ आ रहा है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हम यक्स माने हैं, एसी के बीच की दूरी यक्स है। तो दूरी हमारा किसके लिए? हम लिखे क्या है? नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है? 100 मीटर है, ठीक है। तो ऊपर यक्स और यक्स की जगह कितना है? रूट में 3h। इसको क्या करते हैं यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। समय जगह नहीं है, समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बट्टे में 4। तो दूरी कितना है? रूट में 3h, बाई में यच अपान में 2 रूट में 3 है, ठीक है ना, समझियो। अब रूट में 3h और नीचे 1 लिख सकते हैं, दूरी पर में हम गुणक चीज लगा सकते हैं, और जो हर है उसको अंश कर देंगे और जो अंश है उसको हर कर देंगे। तो 2 रूट में 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा? यच से यच खत्म, रूट में 3, रूट में 3 1 3, तो कितना हो जाएगा? 6 मिनट में, मिनट 6 मिनट। तो आपका टाइम पूछा था, आंसर कितना दिया है? 50 मिनट। यह दिया है यच बराबर 50 मीटर दिया है, बस ऊंचाई दिया है। यह 18 क्वेश्चन है, 18 वाला क्वेश्चन है लोग। यह टाइम दिया नहीं है आंसर में, सॉरी टाइम नहीं दिया है। समझ में आया है? 6 ही मिनट लगेगा। हमें टाइम पूछा था तो टाइम निकाल लिए, 6 मिनट लगेगा, ये स्वर में नहीं दिया है, ठीक है ना। यह 18 करके दिया है, यह 18 करके यच का जो मान है आपका 50 मीटर है, जो आप इस बार बताएंगे। यह समझ में आया है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रख करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
जब दिमाग लगाओगे तभी चलेगा यह। नहीं समझ में आएगा तो बोल देना। दिया है एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी उसी समतल पर स्थित दो बिंदु ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि हम होते तो यही क्वेश्चन लगाते हैं। जो यह वाला क्वेश्चन था इसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? इसमें टाइम लगा है ना, थोड़ा समझाने में भी समय लगा है, आपको समझने में भी समय लगेगा, दोगुना का समय लगेगा। क्वेश्चन क्या बोला है? एक मीनार है तो एक मीनार बना दिए, ठीक है। एक मीनार के आधार से, अब यह हमारा क्या है? आधार से 100 मीटर, ठीक है, सीधा रहेगा। यह बार बार तिरछा हो जाता है, ठीक है ना। 100 मीटर आधार से 100 मीटर और 25 मीटर, आधार से 25 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना बा? 100 मीटर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना बा? 25 मीटर। कंडीशन हो गया। लेकिन नाम दिया क्या है? स्थित दो बिंदु ए और बी है। पहला कंडीशन क्या है? ए का है। दूसरा कंडीशन किसका है? बी का है। आगे चलते हैं। जो एक ही सीधी रेखा पे है, एक ही सीधी रेखा पे है, हो गया। उस पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक है। यह नहीं बोला है किसके लिए, ठीक है ना। यह बोला है मीनार का जो कोण है, मीनार का जो कोण है एक दूसरे के क्या है? हमारे कोटपूरक। तो कोटपूरक बता दो, कोटपूरक बोलो। 90 माइनस थीटा। कैसे 90 माइनस थीटा? कोटपूरक का परिभाषा बोलो। हिंदी में कोटपूरक का परिभाषा पता है? उसी दिन अभी बताए थे। कोटपूरक क्या होता है? दो कोणों का मान 90 अंश। दो कोणों का योग यदि 90 अंश का होता है तो वह हमारा क्या होगा? कोटपूरक। दो कोणों का मान यदि 180 अंश का होता है तो वह हमारा समपूरक होता है। तो ऐसे बना देते हैं और ऐसे कर देते हैं। तो यह हम मान लेते हैं थीटा का मान दिया नहीं, क्वेश्चन में बोला है एक दूसरे के कोटपूरक है। मान लेते हैं इसको थीटा। हाई कोणवा थीटा जब बा तो हाई कोणवा कितना हो जाए? 90 माइनस थीटा। है कैसे हुआ है? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो दो कोण कितना है? एक 90 माइनस थीटा है प्लस दो कोणों का एक कोण हो गया, दूसरा कोण कितना है? थीटा है। इन दोनों का योग हमारा 90 आना चाहिए। थीटा थीटा काटा 90 बराबर 90। सही है, कंडीशन सही है। आगे चलते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? बोलोगे एक बार। क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। त्रिभुज ए बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है ना। जो नाम दिया था वह करेक्ट है, लेकिन उसके बाद से कहीं पर भी मान सकते हो। त्रिभुज डी सी ए में 10 90 माइनस थीटा, यह कोण लेंगे, ठीक है। इक्वल में 9 बटा एच माने है एच अपान में आधार कितना है? 100। तो यह हो जाएगा काट थीटा एच अपान में 100। बस समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 पुनः त्रिभुज डी सी बी में, तो डी सी बी में चलेंगे तो 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार कितना? 25। समीकरण 2। समीकरण 1 गुणते 2 से
समीकरण 1 गुणते 2 से क्या हो जाएगा, काट थीटा इंटू कितना टेन टेन थीटा इक्वल में यह चापान में 100 गुणे यह चापान में 25। ऐसा क्वेश्चन एक दिन बताया थे। रूट में क्या सिद्ध करना था, ए बी, ठीक है ना, रूट में ए बी कट जाएगा, इसका मान होता है 1 एक बराबर में एच स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा, बाई में 100 गुणते 25 कर लेते हैं, ठीक है, या एच स्क्वायर बराबर 100 गुणते 25 गुणा नहीं करा रहे हैं, कुछ टेक्निक समझिए। तो एच स्क्वायर बराबर कितना निकला है 100, रूट में कितना निकला है 25, तो एच बराबर हो जाएगा रूट में 100 गुणते 25, ठीक है, रूट में 100 गुणते 25 गुणा कराओगे तो आपका घाटा होगा, ठीक है ना। हमको रूट से बाहर निकालना है, तो इसको 10 गुणते 10 लिख सकते हैं, इसको 5 गुणते 5 लिख सकते हैं, एक जुड़ा यहाँ से एक जुड़ा यहाँ से, ठीक है, तो एक 10 यहाँ से निकालते हैं और एक 5 यहाँ से निकालते हैं, तो एच बराबर में 50 मीटर, जो कि हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था ना, इसकी साथ ले लीजिएगा। अब यह बताइए पहला क्वेश्चन आसान था कि यह वाला क्वेश्चन था, दूसरा आसान है ना। तो जब 18 वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो वहां पर ध्यान से एक बार पढ़ लेना कि कौन सा हमको आसान लगता है, ठीक है निखिल ना, जो आसान लगेगा वही बताना, यह नहीं कि इस पर 5 नंबर मिलेगा उस पर 7 नंबर मिलेगा, दोनों पर 6 ही नंबर मिलेंगे। इसको रब कर देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं आगे हाथ। एक एक सेट पढ़ लेंगे, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। 2022 के बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैरती है, ठीक है, तैर सकती है या तैरती है, और धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल के मतलब लिखिए, धारा की ओर, धारा के अनुकूल के मतलब धारा की ओर, धारा की ओर, धारा के प्रतिकूल के मतलब इधर उधर नहीं, धारा के प्रतिकूल के मतलब विपरीत, धारा के प्रतिकूल के मतलब विपरीत। मानते हैं धारा इस तरफ बह रहा है, ठीक है, तो वह इस तरफ तैर रही है, और धारा इस तरफ बह रहा है इसी तरह तैर रही है, तो धारा के अनुकूल दिशा में, इतना ध्यान में रहे, इस तरह उस तरह नहीं कहो, ठीक है ना। तो क्या दिया, धारा के मान लेते हैं, हल करते हैं, इसमें चित्र नहीं बनाना है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है, तो धारा दिया है, ऋतु धारा के अनुकूल चाल, ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में चाल, चलो दिशा में चाल, चाल यहाँ क्या कर सकते हो, दूरी बटे में समय होता है, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना दिया है, 20 किमी, हाँ 20 किमी, 20 किमी, और समय कितना दिया है 2 घंटा, 2, ठीक है, तो चाल कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और यह क्या है, घंटा में है, तो हावर्स प्रति सॉरी किमी प्रति हावर्स, ठीक है ना, और यह आप लोग लिख लीजिएगा। अब ऋतु धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल, इसके लिए भी दूरी बटा समय, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना दिया है 4 किमी, 4 और समय 2, तो काटेंगे तो 2 क्या किमी प्रति हावर्स, 4, इसको लिख लेना, हो गया। अब आगे चलते हैं, तो स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, स्थिर जल में जब जल
एकदम रुकी हुई है, शांत। ठीक है, शांत है, तब उसकी चाल क्या होगी? तो मान लेते हैं, पता तो है नहीं, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, ठीक है, चाल ही पूछा है, चाल यक्स, ठीक है, किमी प्रति हावर, ठीक है। ऋतु की आगे का दिया है धारा, देखिएगा नीचे वाला क्वेश्चन, स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऋतु यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ऋतु की स्थिर जल में चाल यक्स किमी, ठीक है, और धारा की चाल, जब धारा बहने लग रही है तो उसकी चाल मान लेते हैं वाली, किमी प्रति हावर। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब ऋतु की स्थिर जल में चाल जो है यक्स किमी है और किमी प्रति आवर्स है, और धारा की चाल जो है आपका वाई है, तो किसमें धारा ऋतु की अनुकूल दिशा में, ऋतु की, ठीक है, धारा के अनुकूल दिशा में चाल लिखते हैं, तब समझ आएगा। ऋतु की चाल, ऋतु की स्थिर जल में, जल में चाल प्लस ऋतु की स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल इक्वल में चाल ही निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? प्रश्नानुसार ऋतु की स्थिर जल में चाल जब धारा के अनुकूल जा रहा है, तो अनुकूल का मतलब जुड़े काहे जुड़े हैं? जब ऋतु तैर रही है स्थिर जल में, ऋतु की स्थिर जल में चाल, यानी कि जब स्थिर जल है तब चल तैर रही है, और प्लस लगाकर धारा की चाल जब बढ़ रहा है, मान लेते हैं हम इधर से तैर रहे हैं और धारा भी इधर से बह रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को जोड़े हैं, ठीक है। तो ऋतु की स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल इक्वल में अनुकूल दिशा में लिख देते हैं यहाँ पर, अनुकूल दिशा में, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न। अब सही है, अनुकूल दिशा में ऋतु की स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल, तो अनुकूल दिशा में कितना है? 10 कितना है? 10 किमी। ऋतु की अनुकूल दिशा में चाल कितना है? 10 है, यानी कि यक्स प्लस के वाई इक्वल में 10 समीकरण 1 बना। अब ऋतु की स्थिर जल में चाल, या इसको रख करते हैं अनुकूल दिशा हो गया, प्रतिकूल देते हैं, प्रतिकूल दिशा में चाल, प्रतिकूल दिशा में चाल हो जाएगा आपका यक्स माइनस के वाई इक्वल में 2। प्रतिकूल दिशा में चाल, इसको नहीं लिखकर इसको बस समझाने का कोशिश किए हैं, ठीक है, इस लाइन को समझाने का कोशिश किए हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं अनुकूल दिशा में चाल, ठीक है। तो यक्स प्लस वाई बराबर में 10, प्रतिकूल दिशा में चाल यक्स माइनस वाई बराबर में 2। अब बताइए यह कितना आसान क्वेश्चन था, यह बहुत आसान क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन जो कि आपका 6 नंबर देकर जाता है, हम लोग दूरी और समय दिया था, तो यहाँ से चाल ज्ञात कर लेते स्थिर जल में, ठीक है ना। ऋतु धारा के अनुकूल दिशा में जा रही है तब, और प्रतिकूल दिशा में जा रही है तब, दोनों का चाल हमें दिया था।
समीकरण 1 और 2 से अपमान नहीं क्या कर सकते हो, x बराबर x प्लस y बराबर 10, अरे हो गया x माइनस y बराबर 2, तो 2x बराबर में 12, तो x बराबर में 6, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा बता दो, y का मान कितना हो जाएगा 4, बहुत सही। यह काम कर सकते हो विलोपन विधि से, लेकिन मेन हमारा मकसद क्या था इसको समझाना। यहाँ से विलोपन विधि से लगा सकते हो, और माने हैं किमी प्रति हावस, तो इसको भी किमी प्रति हावस, किमी प्रति हावस लिखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा यह क्वेश्चन है। अथवा करके दिया है ना, तो ऊपर वाला लगाते हैं, इसको न लगाकर इसको हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन आसान है इससे। अब देखते जाओ इसमें कितना कैलकुलेशन है। चलते हैं इसको बता भी देते हैं, क्योंकि हम लोग पेपर का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर काफी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हमारा कोटा पूरा हो गया, 4 में से 2 ही करना है। पता नहीं क्या दे देगा, या तो पता ही नहीं है ना। दूसरा 2 मार्क ये अच्छा चल रहा है। दिया है 7x माइनस 2y, नीचे कितना हो जाएगा x y इक्वल में 5, और 8x प्लस 7y नीचे कितना है x y इक्वल में 15। सही है ना क्वेश्चन? बस समझा दे रहे हैं, विलोपन विधि तक लाकर छोड़ दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं इसको सीख जाते हैं। तो विलोपन विधि इसका सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। विलोपन विधि तक लाकर छोड़ देंगे। विलोपन विधि आप लोग जानते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि या खंड विधि, किसी भी विधि से आप लोग x y का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसको हल कैसे करें यह समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, फिर यह पूरा करा देते हैं तो हो जाएगा आपका 7x माइनस 2y इक्वल में 5x y, ठीक है। 8x प्लस 7y इक्वल में 15x y। दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर, और भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इधर x y है, ठीक है ना। यदि x y कट जाता है तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो दोनों पक्षों में x y से भाग देंगे तो 7x अपान में x y, ठीक है, माइनस 2y अपान में x y बराबर में 5x y अपान में x y, ठीक है। इधर भी वही काम, दोनों पक्षों में x y से भाग करने पर भाग 8x अपान में x y प्लस 7y अपान में x y इक्वल में 15 x y अपान में x y। जो जो काटा उसको काट देते हैं, ठीक है। 2 है ना, 2 अपान में इक्वल में 5, यहाँ से 8 अपान में y प्लस 7 अपान में x इक्वल में 15। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करें? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन अंश और हर वाला यानी कि भिन्नात्मक रूप में आ जाएगा। भिन्नात्मक रूप में आएगा, उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इस वाले पद को बराबर करने का कोशिश करते हैं, तो यह जो पदवा आएगा भिन्नात्मक में आएगा, तो हल करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत भी हो सकता है। तो जब भी इस प्रकार का आ जाए, यहाँ पर 1 अपान में y है, 1 अपान में y है कि नहीं है, 1 अपान में x है, 1 अपान में x है कि नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 समीकरण 1 माना 1 अपान x इक्वल में a, ठीक है, 1 अपान y इक्वल में b। अब मान रख दो,
मान रखोगे तो 7 और 1/y, देखिए थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पर 7/y था, ठीक है ना, तो इसको 7 गुणे 1/y लिख सकते हैं, तो 7 और 1/y की जगह पे b, ठीक है। सेम कंडीशन सब में वही लगाएंगे, यानी 7b हो जाएगा 7b -2a इक्वल में 5, ठीक है। समीकरण 3, ठीक है ना, लिखिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8b प्लस के 7a इक्वल में 15, समीकरण के 4। और बताओ अब लगेगा ए और बी का मान ज्ञात करोगे, ठीक है। ए और बी का मान ज्ञात करने के बाद से वहीं तक आंसर नहीं हो जाएगा। ए और बी का मान जो माने हैं उसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पद है किसमें है, एक्स वाई के पद में है, तो एक्स वाई के पद में भी आंसर चाहिए, एक्स वाई के पद में हमें आंसर चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से कर लोगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब तो हो जाना चाहिए, इतना बार बता चुके। 3 और 4 को हल करके विलोपन विधि से ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, समझा रहे हैं। यहाँ से करेंगे नहीं, यदि हम कर देंगे तो दिक्कत है आपके लिए, हमारे लिए फायदा है। तो कुछ काम आप भी कीजिए ताकि हाँ अनुभव हो जाए कि हम लगा लेंगे अब, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं माना, ठीक है, माना ए का जो मान आया है जब सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, मान लेते हैं 8 आ गया, ठीक है। और बी का जो मान आया है सपोज करते हैं कितना आ गया, 9 आ गया। तो यही ये आंसर नहीं हो जाएगा, जो आपका पद है एक्स और वाई के पद में है, ठीक है। तो एक्स और वाई के पद में आंसर भी चाहिए, तो ए और बी का मान हम लोग इसमें रखेंगे जो माने हुए हैं। तो जो माने हुए हैं तो उसमें रखेंगे, तो 1/x बराबर क्या माने हैं, ए माने हैं, ठीक है। और 1/y बराबर क्या माने हैं, बी माने हैं, ठीक है। देखिए तो 1/x ए के जगह पे कितना 8 और 1/y बी के जगह पे कितना 9, ठीक है। अब हमें x का मान चाहिए, अब हमें x का मान चाहिए। इस x को ऊपर ले जाते हैं तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो एक ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। टेक्निक समझो, नहीं समझ आ रहा होगा, मानते x ऊपर ले गए हैं, इसके नीचे 1 है, तो इसको भी चेंज करेंगे, 1/1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। y को ऊपर ले जाते हैं तो इसके कुछ नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। ये बराबर 13 है। अरे ये बराबर 13 आया है तो हम क्या बोले हैं आपको, बस हम समझा रहे हैं कि मान लेते हैं ए का मान 8 आ गया, बी का मान 9 आ गया, तो ए और बी का मान हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, तब हमें एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। ए बराबर एक्स बराबर कितना आया है, बी बराबर कितना आया है, ये हमें भी नहीं पता है। एक्स बराबर और वाई बराबर कितना आया है, चाहे ए का मान चाहे बी का मान कितना आया है, जब यह मान सही आएगा तभी एक्स का मान भी सही आएगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता है एक्स और वाई का मान कितना आया है, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हैं, जितना समझाने में समय लगा है उससे कम ही समय में इसको बता दिए होते हैं, लेकिन बस समझाने का कोशिश किए हैं कि आप लोग लगा लें। यहाँ तक हम समझाए हैं क्योंकि यहाँ तक हमें समझाने का, ठीक है, हम समझाना हमारा जरूरी था, यहाँ तक हमें समझाना जरूरी था, क्योंकि यहाँ तक समझाने में ही आपकी भलाई है कि इस प्रकार की क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है बाबू। रहने दें आज के लिए, बस आज के लिए 4 ही क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।